ओके, तो हमारी लास्ट जो डिस्कशन थी वो बेसिकली आपके पास कुलीन्स पे पहुंची थी, और कुलीन के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं आपको बताई थी। ये हमारा टॉपिक है बेसिकली जो मेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मोमेंटम चेंज कैसे फाइंड करते हैं। ये सारे का सारा जितनी भी डिस्कशन है वो सारी की सारी आपकी मोमेंटम चेंज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। यहाँ ऊपर से आप देखें तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग लेके चलेंगे जी इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन्स। तो मैं कोलिजन्स पे जब बात कर रहा था, कल मेरी बात हुई थी कि कोलिजन्स बेसिकली क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ फोर्स एक्सचेंज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोर्स एक्सचेंज, वो प्रोसेस जिसमें आप फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? दो। कौन कौन सी? एक आपके पास होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा आपके पास क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है जी, इलास्टिक कोलिजन्स एंड सेकंड टाइप इज इन इलास्टिक कोलिजन्स। इन इलास्टिक कोलिजन। अब जो हमारे पास इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं उनके ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो मैं पहले इलास्टिक कोलिजन्स पे आ जाता हूँ। तो इलास्टिक कोलिजन्स में those collisions in which momentum kinetic energy both are conserved। ठीक है, आप इससे डेफिनेशन पूछता है ये 1 मार्क का 2 मार्क के लिए, तो आपने लिखना है कि इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। सही, ये बात याद रहेगी, इन विच यस सर। मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो आपका होता ही होता है बेसिकली दोनों में, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, बोथ आर कंजर्व। तो ये एक्चुअली आपके पास मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन्स की एग्जांपल्स हैं। और अगर आपके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपके कंजर्व होते हैं तो मैं अज्यूम करता हूँ कि लेट से मेरे पास एक बॉल है, उसका मैस m1 है और इट वाज मूविंग विद वेलोसिटी u1, और लेट से मेरे पास एक और बॉल है m2 और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और आफ्टर कोलिजन इन दोनों का जो मैस है वो डेफिनेटली चेंज नहीं होगा, ये m1 ही है, और नाउ इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v1, और जो आपके पास दूसरे वाला बॉल है इट इज़ m2। ठीक है, और ये अब आपके पास मूव कर रहा है v2 से। तो मैं अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम फाइंड करूं तो टोटल मोमेंटम आपका बिफोर कोलिजन हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, और जो काइनेटिक एनर्जी हो गई दैट इज 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये सारे का सारा सेटअप क्या है, बिफोर कोलिजन है। क्या है ये, बिफोर कोलिजन। और अगर हम आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो हम लोग इसको यूँ लेके चलेंगे, आफ्टर कोलिजन में अपने पास इट्स मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, और काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इलास्टिक कोलिजन की जो कंडीशन है उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व। तो आपकी जो इक्वेशन लग सकती है वो लग सकती है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन आप लगा सकते हो अपनी कैलकुलेशंस के लिए, और दूसरी आप इक्वेशन लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की, विच इज़ 1/2 तो कट हो जाएगा दोनों साइड से, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपके पास। आप लिखोगे m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस आपकी यहाँ पे वैलिड होंगी। फिर एक तीसरी इक्वेशन है जो आपने पढ़ी है, दैट इज़ द रिलेटिव अप्रोचेज, रिलेटिव वेलोसिटीज। ठीक है, तो अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन आपके पास सेम होंगी। सो रिलेटिव वेलोसिटी
before collision is equal to is always equal to relative velocities after collision. ठीक है, relative velocities after collision, ये एक और सिचुएशन है जो आप लोग वहाँ पे हैंडल कर सकते हो जिसे। अब relative velocities की अगर मैं बात करूँ तो आई कैन से दैट अगर ये आपका बॉडी m1 है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है और आपका जो दूसरा बॉडी था m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u2 है तो दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर। तो अप्रोच के केस में अप्रोच के लिए क्या होना ज़रूरी है, अप्रोच के लिए u1 must be greater than u2 so that your relative approaching velocity will be equals to u1 minus u2। तो अगर आपके पास ये बॉडीज बिफोर कोलिजन अप्रोच करेंगे तो मैं उनकी रिलेटिव अप्रोचिंग वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दे देता हूँ, u1 माइनस u2, ये आपने याद रखनी है। और अगर यही बॉडीज कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन क्या सीन होगा जी, आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज वुड बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर डेफिनेटली। वो इसलिए कि आपका जो ये रेड वाला बॉडी है इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी v1 और जो आपका ब्लू वाला बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वाला m2, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये आपका हो गया v2। तो अब आपके पास जो कोलिजन के बाद इनकी अप्रोचिंग वेलोसिटी है आप इसको कह सकते हैं रिलेटिव अप्रोचिंग वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव सेपरेशन वेलोसिटी। तो ये सेपरेट होंगे कैसे कि अगर आपका v2 इज़ ग्रेटर देन v1 तो सेपरेट हो जाएंगे। रिलेटिव सेपरेशन वेलोसिटी is equals to, or it is said as relative separation velocity and that is v2 minus v1, ये आपने याद रखना है। तो relative separation velocity की अगर मैं बात करूँ तो v2 minus v1 अगर, तो आपके पास लॉ ये जितने भी इलास्टिक कोलिजन्स हैं उन सब में ये कॉन्सेप्ट भी वैलिड है कि relative approaching velocity must be equals to relative separation velocity। तो in all elastic collisions आपके पास क्या होगा जी, relative approaching velocity will be equals to relative separation velocity। ठीक है जी, ये बात याद रहेगी आपको है शाबिब? यस सर, यस सर। ओके, और इसी से आपने क्वेश्चंस करना है लाजमी। अब अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये तब जब डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि इन ऑल दीज केसेस दिस विल बी कंसिडर्ड एज v पॉजिटिव, ये डायरेक्शन, एंड देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज v नेगेटिव। अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली देखना है कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी, लेकिन एनर्जीज में ये प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉ है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है तो आपके पास मोमेंटम एंड वेलोसिटी दोनों को डायरेक्शन डिपेंडेंट होना पड़ता है। मोमेंटम एंड वेलोसिटी बोथ आर डायरेक्शन डिपेंडेंट, बोथ आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये बात क्लियर है? यस सर। अब आपके पास एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। लेट्स से आपके पास ये बॉल m1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1। मैं मैसेज भी देता हूँ, लेट्स से ये 2 kg का बॉल है और इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और ये एक और बॉल को जाके हिट करता है। दिस बॉल इज m2 एंड इट्स वेलोसिटी इज u2। लेट्स से ये आपके पास अगेन 2 kg का ब्लॉक है, मैं आइडेंटिकल मैसेज से शुरू कर रहा हूँ। तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो तभी ये एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे। तो अगर आपके पास आफ्टर कोलिजन
after collision what will be the velocity of body v1 and v2? What will be v1 and v2? v1 और v2 की वैल्यूज क्या होंगी, ये मैंने कैलकुलेट करना है। क्या करना है? v1 और v2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी। तो अब मैंने आपको बोला कि आपके पास मेनली दो लॉज यहाँ पे वैलिड हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा आपको मदद करेगा यहाँ पे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटीज। ये मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटीज, मतलब जो रिलेटिव अप्रोचिंग वेलोसिटी एंड रिलेटिव सेपरेशन वेलोसिटीज हैं सेम, तो उसकी वजह से मैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी लिख रहा हूँ। और ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉरी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन वेलोसिटी और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो मैंने बोला m1 u1 प्लस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। बात समझ आ गई? इसको आप कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें कोई वेलोसिटीज की कैद नहीं है, तो रिलेटिव अप्रोचिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव सेपरेशन वेलोसिटी। तो ये आपके पास m1 2 kg है, u आपके पास कितना है 5 है, प्लस m2 आपके पास कितना है 2 kg, और u2 आपके पास कितना था 3, और अब m1 आपका 2 है और v1 आपको नहीं पता। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नहीं सर। कब से? अभी अभी। ओके, अब देखो। ये सर वो हो गया। हो गया? अब हो रही है? जी सर। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो बॉडीज हैं यहाँ तक कहाँ से डिसअपेयर हुई थी? आफ्टर कोलिजन जो मैंने लिखा था उसके बाद अभी अभी बिल्कुल हुई थी, वो न्यूमेरिकल लिख रहे थे। ओके ओके गुड। तो यहाँ तक इसका मतलब हो गया कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 तक आपको समझ आ गया सारा। अब मेरे पास m1 2 है, u1 आपका 5 है, इसी तरह मेरा m2 2 है और u2 मेरा 3 है। v1 और v2 मुझे नहीं पता, लेकिन m1 की जगह मैंने 2 प्लेस कर दिया और v1 की जगह v1 ही प्लेस किया, m2 की जगह मैंने 2 प्लेस किया, और मेरे पास v2 जो है वो v2 है, v2 ही है, मुझे उसका नहीं पता कितना है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा जी, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू v1 प्लस v2 विच विल गिव यू v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कितना 8। ये इक्वेशन देखो जरा, इस पे एग्रीड हो? यस। ओके, अब आप देखो, मैं रिलेटिव अप्रोचिंग और रिलेटिव सेपरेशन वेलोसिटी की बात करता हूँ। तो मेरे पास जो दो मैसेज हैं, दिस मैस विल अप्रोच दिस, तो मेरे पास रिलेटिव अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 माइनस u2 है ना, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो u1 आपके पास कितना है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो आपके पास v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपके पास एक और इक्वेशन है, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यू विल गेट यूनिक कंक्लूजन। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। तो आप मुझे v1 और v2 की वैल्यू निकाल के दो जरा जल्दी जल्दी। v2 5 आता है। काउंटर चेक कर, v2 5 आता है, v1 5 आता है। अच्छा v2 5 है। v2 5 आएगा एग्जैक्टली, ठीक ठीक ठीक, हाँ सही है। एंड v1 3 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब आप ना इसको दोबारा मैं लेके आता हूँ आपके पास।
डायग्राम दोबारा बता रहा हूँ, कंक्लूजन आपने करना है। मेरे पास जो m1 था उसकी वेलोसिटी थी u1 जो कि कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, इज इट। और जो मेरे पास m2 था, m2 इसकी वेलोसिटी कितनी थी u2 थी और वो कितनी थी मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन जो आपके पास ये वाला बॉडी है ब्लैक वाला m1, इसके पास रेड वाले की वेलोसिटी आ रही है, चेक करो 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है नहीं आ रहा। यस सर। ये क्योंकि आपके पास है v1 है ना। और जो यस आपका ये रेड वाला बॉल है जिसको मैंने m2 का नाम दिया हुआ है, इसके पास वेलोसिटी किसकी आ रही है v2, कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। 5। अब देखो वेलोसिटी एक्सचेंज हुई कि नहीं हुई, यस सर। ये वेलोसिटी इधर चली गई और ये वेलोसिटी आपकी इधर चली गई। इस कंक्लूजन को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी एक्सचेंज। क्या कहते हैं इसको, वेलोसिटी एक्सचेंज। तो अब आपको मैंने समझा दिया, आपने इसको हर हाल में याद रखना है कि अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट में मास सेम होगी तो ड्यूरिंग कोलिजन वेलोसिटीज वुड बी एक्सचेंज। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि फॉर सेम मैसेज या फॉर आइडेंटिकल मैसेज वेलोसिटीज वुड बी एक्सचेंज। स्पीड्स नहीं, मैं वेलोसिटीज की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज। इज दिस क्लियर। यस सर। ठीक है। अब इसी तरह आपके पास जो वेलोसिटीज हैं, लेट्स से अगर हम डिफरेंट वेलोसिटीज़ की बात करें, केस 2 मैं एक केस ये समझा के फिर इलास्टिक कोलिजन्स पे बात करता हूँ। केस नंबर 2 में लेट्स से मेरे पास ये बॉल था 2 kg का एंड इट वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड देन देयर वाज अनदर बॉल दैट वाज नाउ लेट्स से इट इज़ 1.5 kg। कैलकुलेटर अपने जहन में रखना है, अपने पास रखना है, सॉरी। सो लेट्स से इट इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट v1 एंड v2। ये आपने कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, v1 एंड v2। तो आपके पास आसान तरीका यही है कि यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटीज। इन दोनों को यूज़ करिए, ठीक है। एंड देन व्हाट टू डू, फाइंड करिए ज़रा। ओके, अगर आप देखें m1 u1 प्लस m2 u2 लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे डायरेक्टली, तो मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स 5 प्लस 1.5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 प्लस 1.5 टाइम्स v2। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई विल गेट दिस इक्वेशन 10 प्लस 4 14.5 इज इट यस। is equals to 2v1 प्लस 1.5 टाइम्स v2। ये इक्वेशन बन रही है, चेक करो कैलकुलेटर से। यस सर। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटीज पे और लॉ ऑफ रिससिटेशन भी इसको कहते हैं। तो इट वुड बी 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। तो आपके पास v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ से इसका एक आसान सा सोल्यूशन है। आसान सा सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ से v2 की वैल्यू फाइंड कर लो। v2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस वी1 या v1 प्लस 2 कर लो। इसको पुट कर लो आप लोग इसमें, लेट्स पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यू विल गेट सोल्यूशन ऑफ 14.5 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 1.5 टाइम्स v1 प्लस 2। तो ज़रा ये कैलकुलेशंस करके मुझे देना है। इट इज़ 2v1 प्लस 1.5 v1 प्लस 3। तो सॉल्व करो ज़रा फॉर v1।
कर लोगे? सर 14.5 minus 3 divided by 3.5. 7.3 सॉरी क्या आंसर है? 3.3 मीटर पर सेकेंड 3.3 3 मीटर्स पर सेकेंड। 3.3 मीटर पर सेकेंड आपका कितना होता है अगर आप फ्रैक्शन में देखो तो? 23/7 सॉरी 23/7 23/7। यस सर ठीक है। और अगर आप इसी को दोबारा वैल्यू पुट करें उसमें, v2 विल बी इक्वल टू v1 प्लस 2। ठीक है, तो v1 आपके पास हो गया 3.3 प्लस 2, तो इट वुड बी 5.5 मीटर पर सेकेंड। या फिर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 23/7 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 30/7? 7/7 नो, सो 37/7। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक रेशो बनती है, लेकिन इसको एग्जैक्टली वेलोसिटीज़ की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा। तो आपके पास कैलकुलेशन का तरीका मैंने बता दिया हुआ है कि आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये सर क्लियर है हाँ जी, इससे क्लियर है ओके। तो अब ये आपके पास सारे का सारा था इलास्टिक कोलियंस। अब हम लोग ज़रा इन इलास्टिक कोलियंस पे बात करेंगे। मैं उसके लिए अलग से छोटी सी एक रिकॉर्डिंग बना लेता हूँ।